नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 137 एंड 138 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुके हैं सेक्शन 142 एंड 143 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या इनमें कोई चेंज हुआ? एकदम चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ है? ड्राफ्टिंग के लेवल के चेंजेस हैं। केवल क्या हुआ है कि 137 एंड 138 ये जो सेक्शन है पहले पैराग्राफ की फॉर्मेट में थे, पैरा 1 पैरा 2 इस तरीके से। अब क्या किया इन्होंने, उनको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 करके। 142 में भी आपको नंबरिंग मिलेगी, 143 मिलेगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो इतना एडजस्टमेंट करके समझना है आपको, बाकी सब कुछ सेम है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कम टू सेक्शन 137, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। आता है यहाँ से क्वेश्चन 137 से बार बार क्वेश्चन आते हैं भाई। सबसे आसान हलवा टाइप क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। क्या क्वेश्चन है सर, एक बार और बता दीजिए। चलिए मैं इसको इन जनरल समझाता हूँ, क्योंकि अगर लैंग्वेज में फंसेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अंबिका, और वाकई बहुत समझना है। मेंस के लिए समझाया जाता है, वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है अच्छी तरीके से। मैं आज आपको फिर भी समझाता हूँ दोबारा। बहुत छोटी सी बात यह है कि 136 ये कहता है, कौन सा टाइम चल रहा है? ये चल रहा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, है ना। 135 से एक चैप्टर शुरू हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, यानी कि गवाहों की परीक्षा। आम भाषा में कह सकते हैं गवाही का टाइम चल रहा है, सही है। अब आप आ गई सामने, कौन आ गई? अंबिका मैडम आ गई। हाँ मैडम बताइए। वकील साहिबा है अंबिका मैडम। व्हाट इज द मैटर मैडम? सर टुडे इज द एविडेंस ऑफ दिस मैटर। ओके, व्हाट एविडेंस यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट टुडे? आज आप कौन सा साक्ष्य प्रोड्यूस करने वाली हैं? जनाब एक डॉक्यूमेंट प्रूव करवाना है हमने। कराएं जनाब? अरे रुको ना अंबिका मैडम, पहले ये तो बता दो। सपोज करो योर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, हाउ विल दिस स्टेटमेंट बी रेलिवेंट इन दिस केस? अगर ये प्रूव हो भी गया तो रेलिवेंट कैसे होगा? अगर अंबिका मैडम ये समझा देती हैं कि रेलिवेंसी ये है इसकी, देन कोर्ट कैन एडमिट दैट, अदरवाइज नोट। अगर वरना रेलिवेंट नहीं है तो फिर उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी। ये क्यों है? क्योंकि ऐसा अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं आने चाहिए। जज साहब कंफ्यूज हो जाएंगे अगर बहुत सारे अननेसेसरी फैक्ट्स आने शुरू होंगे। तो ये क्रॉस चेक लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा कि आप अननेसेसरी के एविडेंस को एडमिट ना करें। तो कोर्ट कैन सी एट दैट इनिशियल पॉइंट व्हाट एविडेंस इज प्रपोज्ड बाय द पार्टी, वो कौन सा एविडेंस प्रपोज्ड है, एंड इफ इट इज प्रूव्ड, अगर ये बात प्रूव भी हो गई, ये रेलिवेंट कैसे है इस केस में। तो एक पैराग्राफ तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया जज में डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी। 136 के 3 पैराग्राफ है ना, पहला पैराग्राफ कवर हो गया। 136 की पहली बात समझ में आ गई। चलिए अब आइए दूसरी बात पर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। 136 का जो सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ ये इंटर रिलेटेड है। सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि समटाइम्स इट इज डीलिंग विद अ पेक्युलियर कंडीशन सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है जब there are two facts, you want to give the evidence of F2, you want to give the evidence of fact number 2, but evidence of F2 is of such nature, F2 का जो साक्ष्य है वो इस प्रकृति का है, इस प्रकार का है कि it is necessary to prove F1 first। पहले आपको F1 प्रूव करना चाहिए, only then you can prove the F2, you cannot give the evidence of F2। तो पैरा second and para third, these two paragraphs are dealing with this situation. Para second says if this is the situation, then first of all evidence of F1 should be given and thereafter the evidence of F2 should be given। ये दिया जाना चाहिए। बोलो है ना, कर लेंगे अब। ये हुआ पैराग्राफ टू का। लेकिन पैरा थर्ड ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, if the judge may in his discretion either permit, जज का डिस्क्रेशन है कि कोर्ट पहले F2 को भी कह सकता है कि ओके let the evidence of F2 come first and we can take the evidence of F1 later on। तो सिचुएशन आइडियली होना चाहिए F1 to F2, पहले F1 प्रूव हुआ फिर F2 को प्रूव करेंगे। बट पैरा थर्ड कहता है कि इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कोर्ट में डिसाइड टू फर्स्ट पहले F2 का एविडेंस ले लें एंड देयर आफ्टर वी कैन टेक द एविडेंस ऑफ F1। इट इज ऑल्सो परमिसिबल। तो कोई रिजिड रूल नहीं है इसमें।
Now come to section 137. Section 137 very important for your prelims, also important for your mains. Section 137, this is what there are three definitions: examination in chief, number 1, number 2 cross examination, number 3 re-examination, number 3. now 1 2 3 एग्जामिनेशन इन चीफ आप लोग सब समझते होंगे, जानते होंगे, इसको मैं समझाता हूँ फिर भी। देखिए, सपोज कीजिए कि दीपक साहब को जाना है कहाँ, गवाही देने के लिए। ये बैठी हैं जज साहिबा अंबिका, एक पार्टी, दूसरी पार्टी अलग साइड में। नाउ दीपक इज ए विटनेस, देर आर टू पार्टीज, ए पार्टी एंड बी पार्टी। तो he is the witness of party A. Got it? Now he comes to the court. What happens that first of all A will ask question. First step क्या होगा? A will ask questions from Deepak. This questioning is called examination in chief. मुख्य परीक्षा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ये अब पहले वही पार्टी उसको 137 और 138 को मैं मिक्स करके समझा रहा हूँ, फिर मैं पढ़वा दूंगा वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पहले से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आपको। ए एंड बी, ए क्वेश्चन पहले करेंगे। हाँ जी हाँ दीपक साहब आइए, बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था। जनाब ऐसे ऐसे हुआ था, मैं गली में जा रहा था, अचानक लड़कियों का एक ग्रुप आया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। फिर मैंने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस वाले आए, मुझे हॉस्पिटल लेकर के, मेरी दवाई पट्टी हुई, तो पता चला कि किसी अन्य दीपक ने उनके साथ कुछ बदतमीजी की थी, जिसका गुस्सा उन्होंने मेरे ऊपर निकाला। तो ये क्या हो गया, दीपक का बयान लिखा गया किसके द्वारा, ए ने गवाही कराई अपनी। तो इसको टेक्निकली लीगली स्पीकिंग क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। हु इज द ए इज द पार्टी हु हैज कॉल्ड द विटनेस, जिसने गवाह को बुलाया है। तो दिस इज द एग्जामिनेशन बाय द पार्टी कॉलिंग। तो प्लीज गो टू सेक्शन 137, फर्स्ट डेफिनेशन 137, एग्जामिनेशन इन चीफ। व्हाट इज दिस, एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। जिस पार्टी ने उसे कॉल किया है, अगर वही उसको एग्जामिन करती है, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। राइट डाउन पी फॉर प्लीज, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। देन A will say, now it's your turn. Now B will ask questions from Deepak. ठीक, this is called cross examination. Who is the B? B is the adverse party. कौन है B? B विरोधी पक्ष है, एडवर्स पार्टी है। वो जो क्वेश्चन करेगी पार्टी से, इस दीपक से, that will be called cross examination. Please come to section 137, second definition. This is the cross examination. What is this? Examination of a witness Deepak by the adverse party, जो विरोधी पक्षकार है उसके द्वारा। तो you see there are two parts of this. First of all examination in chief, ये हुआ A के द्वारा। now B के द्वारा जो पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, वो होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। तो एक दीपक की गवाही के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट इज चीफ, एग्जामिनेशन चीफ, एंड सेकंड पार्ट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। आया समझ में। नाउ थर्ड, समटाइम्स बी ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि इसके लिए जरूरी हो गया कि दोबारा पूछा जाए, तो अगेन देयर इज थर्ड स्टेज, इसे बोलते हैं री एग्जामिनेशन। अगेन उसी पार्टी के द्वारा जिसने बुलाया था ए, तो ये होगा री एग्जामिनेशन। कम टू सेक्शन 137 थर्ड पार्ट, दिस इज व्हाट री एग्जामिनेशन इज व्हाट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। कब, सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय कौन, बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम। जिस पार्टी ने कॉल किया था उसी पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में जब एग्जामिनेशन करेंगे उसको हम बोलते हैं री एग्जामिनेशन। तो पहले क्या हुआ, इसी बात को ऑर्डर में समझाया गया 138 में। 138 इज व्हाट, सेक्शन 138 देखिए क्या है, विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ। ये हुआ ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है सेक्शन 1, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी
हेडिंग से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ से। फर्स्ट ही शुड बी एग्जामिन्ड इन चीफ, जैसे मैं समझाया, देन ही शुड बी क्रॉस एग्जामिन्ड, एंड देन इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स री एग्जामिन्ड। तो ये आपकी सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है। एग्जामिन्ड इन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिन्ड, एंड देयर आफ्टर ही मे बी री एग्जामिन्ड। तो ये हुआ ऑर्डर। सेक्शन 138 में आया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब 138 में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है लास्ट में। ये जो लाइन है इसकी अंडरस्टैंडिंग, सेकंड पैरा ऑफ सेक्शन 138, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। देखिए क्या है, एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए, ये है इनकी लिमिटेशन। सपोज कीजिए ये है, दिस इज ए सर्कल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, relevant facts. So whether it is examination in chief or CE cross examination, it must relate to the relevant facts. You cannot go beyond that. एक सर्कल है, you cannot go beyond the relevant facts. प्लीज लेट मी नो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना, कि जो क्वेश्चंस होंगे, जो गवाही की जाएगी गवाह से, that must be limited to the relevant facts. राजेश कुमार, आपको समझ में आ रही है बात? आपको तो प्रैक्टिकल यूज की है ना। अब जो नेक्स्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं इस लाइन में। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स विच द विटनेस टेस्टिफाइड इन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। ये कौन समझाएगा? एनीवन कैन वॉलंटियर और नॉट, but the cross examination need not be confined to the fact testified in examination chief. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ में दिए गए एविडेंस तक सीमित रहे ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए मैं इसको समझाता हूं थोड़ा, इसको समझिए। देखिए क्या लिमिटेशंस हैं। देयर इज ए केस किसके खिलाफ चल रहा है जल्दी बताओ? दीपक यादव के खिलाफ, ठीक है। द केस इज अगेंस्ट एक्यूज्ड Deepak. He is the accused. Okay. Now accused Deepak, and now there is a witness, Divya. The witness Divya is before the court, right? और केस क्या है? सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है 354D IPC। समझते हैं 354 आईपीसी कौन सा बताएगा मुझे? 354D क्या है बताओ? एनीवन? स्टॉकिंग समझते हैं? दीपक पर यह आरोप है कि एक लड़की है, उसका नाम है आलिया। ही इज ट्राइंग टू फॉलो हर रिपीटेडली डिस्पाइट डिसइंटरेस्ट। शी इज नॉट इंटरेस्टेड। शी हैज टोल्ड हिम Deepak that no, look guy, I am not interested in you at all. Don't try to contact me again. But he is following again and again, therefore FIR was lodged under section 354D. Now Divya is a witness in this case. Now she is called by the prosecution ने दिव्या को बुलाया, तो पहले क्या होगा इनका? एग्जामिनेशन इन चीफ। दिव्या का स्टेटमेंट इतना है, आई एम द फ्रेंड ऑफ आलिया एंड आई हर्ड, मैंने ऐसा सुना था कि दैट दीपक वॉज फॉलोइंग हर, दीपक उसको फॉलो कर रहा था। 2 लाइन का है बस, इसका 2 लाइन का स्टेट एग्जामिनेशन इन चीफ है बस, समझे आप? सो अब वकील साहब ने इनके, मान लीजिए अब जो दीपक के एडवोकेट हैं राजेश कुमार, नाउ एडवोकेट राजेश कुमार स्टार्टेड क्रॉस एग्जामिनिंग दिव्या को लग रहा था कि 2 लाइन का मेरा स्टेटमेंट है, 1-2 सवाल पूछेंगे राजेश साहब और मेरी छुट्टी हो जाएगी। नाउ राजेश स्टार्टेड क्रॉस एग्जामिनिंग हर। व्हेन डिड यू टेक एडमिशन? हाउ डू यू नो द दीपक? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हिम? हाउ, सो मेनी क्वेश्चंस आर पुट टू देम। नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग, ऑब्जेक्शन इज बीइंग रेज्ड कि 2 क्वेश्चन पूछने थे जनाब ने, तो इतने 1000 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। तो राजेश कैन रीड दिस पैराग्राफ कि लुक, दिस इज 138, कहां गया? 138
क्रॉस एग्जामिनेशन सेकंड पैराग्राफ नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स विच आर टेस्टिफाइड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, कि जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने चीफ में 2 लाइनें कही हैं मैं केवल प्रश्न उन तक ही करूं, मैं जो चाहे क्वेश्चन कर सकता हूं। देयर इज नो लिमिटेशन, ओनली लिमिटेशन कितनी है कि इट मस्ट रिलेट टू द रेलिवेंट फैक्ट। My question should not be irrelevant, but it need not to be confined only to the examination in chief. This is what I believe आपको समझ में आ चुका होगा कि लिमिटेशन क्या है। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको टेक्निकलिटीज में ये रहा आपके सामने बड़ा सर्कल, ये समझिए, देखिए एग्जैक्टली ये है, दिस इज ए बिगर सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स रेलिवेंसी, ओके, and now this is a smaller circle, it represents examination in chief of Divya. So adverse party can ask questions from this field. This is what related to examination in chief, plus questions can be asked from this field as well. The only thing, the question should be relevant, but you cannot go beyond this boundary. You cannot go here. You can limit, but you are not limited to only for this circle. You can ask question from the other relevant facts as well if so required. Please let me know आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। सबको समझ में आ गई भाई? Now come to the third part, third paragraph of this 138 कि देखिए पहले क्या हुआ था, फर्स्ट देयर वाज एग्जामिनेशन इन चीफ, देन देयर वाज क्रॉस एग्जामिनेशन, देन देयर शुड बी नो नीड फॉर री एग्जामिनेशन, क्योंकि री एग्जामिनेशन करेंगे फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। इट कैन बी अनएंडिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन, देन क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो बट कई बार रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो री एग्जामिनेशन का पर्पज है, बहुत लिमिटेड पर्पज होता है, उस पर्पज पर से क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द री एग्जामिनेशन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ री एग्जामिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। पढ़ लीजिए क्या है। री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू व्हाट, टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मेन रूल ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई मैटर ऐसा आ गया है कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इफ द एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, देन देयर कैन बी द री एग्जामिनेशन ऑन दैट मैटर। दिस इज द जनरल रूल, जनरल स्कोप ऑफ री एग्जामिनेशन इज टू एक्सप्लेन एनी मैटर रेज्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। इतनी थी बात, समझ में आई नहीं आई? P4 प्रीलिम्स लगाइए, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। And if new matter is introduced in re-examination by the permission of the court, then adverse party may further cross-examine upon that matter. अगर re-examination में कोई new matter introduce करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी कोर्ट की परमिशन दो कोर्ट, यहां से P4 प्रीलिम्स लगाइए, और फिर उसके बाद में अपोजिट पार्टी को भी राइट मिल जाता है, किस बात का? राइट टू क्रॉस एग्जामिन। द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन अपॉन दैट मैटर, उस मैटर पर फर्दर क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। तो ये हुआ आपका 138। प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? जल्दी बताइए। मैंने फिर भी देखा क्योंकि टेक्निकलिटीज थी, यहां से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं एक्चुअली प्रीलिम्स में, तो बहुत भागम भाग चाह करके भी नहीं कर पाया मैं इसमें। चलो भाई, सी दिस इज रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन। तो जनरल रूल इज व्हाट? फर्स्ट रूल इज दैट इट इज टू एक्सप्लेन क्रॉस एग्जामिनेशन मैटर, क्रॉस एग्जामिनेशन मैटर। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई मैटर आ गया है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन है, ठीक है? इतनी सी बात आ गई। लेकिन इन एडिशन आपने री एग्जामिनेशन में कोई न्यू
फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, न्यू फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, कोर्ट की परमिशन ले ली कि सर आई नीड टू, हम लोग भूल गए थे या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ न्यू डेवलपमेंट हुआ है, वी वांट टू इंट्रोड्यूस, वी वांट टू एग्जामिन द विटनेस ऑन दिस एस्पेक्ट which was not covered earlier in exams in chief, which was not the part of the cross examination. अब ये न्यू फैक्ट आ गया, देन फिर जो एडवर्स पार्टी है उसको इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट मिल जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इस फैक्ट पर फिर होगा, एडवर्स पार्टी में क्रॉस एग्जामिन अपॉन दिस न्यू फैक्ट, दिस न्यू मैटर विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ ना, बताइए। फाइन, चलिए, थैंक यू, चलिए बाय बाय। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। आप हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।